स्पष्ट है कि आप किसी का जो निजी डेटा है वो इस प्रकार से आप किसी का लीक नहीं कर सकते। और कोर्ट में इन्होंने हलफनामा दिया है। हलफनामा देने के बाद जब आप इस प्रकार का बयान देते हैं तो स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं जदयू के जो मंत्री हैं, प्रवक्ता हैं, जदयू के जितने विधायक हैं, इनके घरों में बैठ के ये गणना की गई है। लोग लीक नहीं करेंगे। तो ये प्रॉपर एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, सोची समझी साजिश है। इनके ऊपर एक क्रिमिनल केस होना चाहिए, जदयू के ऊपर, जदयू के नेताओं के ऊपर, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इस प्रकार का डेटा जब नीरज जी के हाथ में है तो सारे विधायकों और इनके जितने भी बड़े नेता हैं उनके घरों पे इस तरह का डेटा बैठ के बनाया गया है। आप जब अपने नेताओं को नहीं संतुष्ट कर पा रहे हैं तो बिहार की जनता को आप क्या संतुष्ट करेंगे? परिवार को खुश करने के लिए, मैं किसी जाति पे नहीं कह रहा हूं, एक परिवार को खुश करने के लिए है। लालू यादव जी खुद जब हटे, भ्रष्टाचार के मामले में जब जेल गए, उन्होंने किसको बनाया? अपनी पत्नी को। उनकी पत्नी के बाद उनका एक ही सपना है राजनीति में सक्रिय होने का कि अपने बेटे को बनाए। यादवों में कोई और नेता की कमी थी क्या? नेता जातीय गणना, जिसको जातीय सर्वे कहा गया है बिहार सरकार के द्वारा, और उस पर कई बात विवाद हो रहा है। हम सोचे जो कानून के जानकार हैं उनसे कुछ पूछें, और उनसे अभी कुछ चीज़ें पर पूछेंगे। उससे पहले नीरज कुमार जो जदयू के मुख्य प्रवक्ता हैं, और उनके तरफ से बयान आया उपेंद्र कुशवाहा को लेकर। उनके घर का पता, नाम, पूरा एड्रेस बताते हुए नजर आए, जबकि ये बातें तय थी, न्यायालय में ये बातें दी गई थी, बताई गई थी कि हम उनका पता नहीं बताएंगे। और भी ऐसी क्या क्या बातें हैं जो हम नहीं जानते हैं, कई लोग नहीं जानते हैं। उन तमाम बातों को लेकर समझेंगे। प्रत्याशी भी रहे हैं, स्नातक प्रत्याशी भी एमएलसी का, ऋतुराज कुमार जी एडवोकेट हैं। तो पहले हम ले लेंगे नीरज कुमार के बयान से ही ले लेते हैं। और नीरज कुमार ने जिस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा का पूरा एड्रेस बताते हुए नजर आए, और ये कह सकते हैं कि वह आंकड़ा, जो आंकड़ा सरकार के पास केवल रहना चाहिए था या सरकार तक सीमित रहनी चाहिए थी, और जब वो जारी करती तो करती, ये बातें नहीं बताई गई थी, तो वो जारी कर रहे हैं उनके प्रवक्ता जो सत्ताधारी दल के हैं। तो इसको कैसे देखते हैं, इसमें क्या? देखिए रविकांत जी, जो कल उन्होंने बयान दिया उसमें सिर्फ उनका मकान नंबर वगैरह ही नहीं, जो भी पर्सनल डिटेल थे, जो भी पर्सनल डेटा था, सब कुछ उन्होंने कल लीक कर दिया। और कोर्ट में जब पटना उच्च न्यायालय में और सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार ने जो अपना एफिडेविट दिया था उसमें स्पष्ट कहा था कि इसमें कोई भी पर्सनल डिटेल, कोई भी पर्सनल डेटा कभी भी लीक नहीं किया जाएगा। इस तरह का ऐप बनाया गया था, इस तरह की सुविधा दी गई थी कि जो कर्मचारी भी होंगे वो भी इस तरह का कोई भी डेटा का वो रिकॉर्ड नहीं रख सकेंगे, उसका स्क्रीनशॉट नहीं ले सकेंगे। तो ये तो सीधा सीधा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। कोर्ट में आप जो बयान दे रहे हैं आप उससे मुकर रहे हैं, तो इनके ऊपर तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलना चाहिए और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस चलना चाहिए। एक साजिश के तहत इस तरह का पर्सनल डेटा किसी का, क्योंकि आज जब आप संविधान के जो भी जानकार होंगे, जो लॉ के जो भी जानकार होंगे, निजी डेटा, एक अब सरकार बिल भी लाने जा रही है इसके ऊपर, केंद्र सरकार एक बिल भी ला रही है, प्राइवेट डेटा बिल, और इसमें स्पष्ट है कि आप किसी का जो निजी डेटा है वो इस प्रकार से आप किसी का लीक नहीं कर सकते। और कोर्ट में इन्होंने हलफनामा दिया है। हलफनामा देने के बाद जब आप इस प्रकार का बयान देते हैं तो स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं जदयू के जो मंत्री हैं, प्रवक्ता हैं, जदयू के जितने विधायक हैं, इनके घरों में बैठ के ये गणना की गई है। लोग इसको कल से परसों से चिल्ला रहे हैं, जातीय जनगणना करवा दिया, हमने अपना पीठ ठोक रहे हैं। सबसे पहली बात तो जातीय जनगणना है नहीं। इन्होंने खुद कोर्ट में हलफनामा में कहा है कि एक जातीय सर्वे हो रहा है। गणना करने का इनको क्योंकि अधिकार भी नहीं है, केंद्र सरकार गणना करवा सकती है। और सर्वे को इस तरह से डेटा इन्होंने स्पष्ट कहा था कि हम लीक नहीं करेंगे। तो ये प्रॉपर एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, सोची समझी साजिश है। इनके ऊपर एक क्रिमिनल केस होना चाहिए, जदयू के ऊपर, जदयू के नेताओं के ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं इस प्रकार का डेटा जब नीरज जी के हाथ में है तो सारे विधायकों और इनके जितने भी बड़े नेता हैं उनके घरों पर इस तरह का डेटा बैठ के बनाया गया है, जिसका जो भी मन किया भर दिया गया। इन्हीं के पार्टी की महासचिव हैं प्रगति मेहता, उन्होंने स्पष्ट कहा कि धानुक समाज का जो इसमें जनसंख्या दिया गया है बहुत कम दिया गया है। अब इनके जब पार्टी के लोग जब इसका विरोध कर रहे हैं तो कल नेता, उप मुख्यमंत्री, इनके गठबंधन के वरिष्ठ नेता हैं, अब उन्होंने कल जिस प्रकार से रवैया से इन्होंने कल जवाब दिया कि जिसको परेशानी है वो जाके मोदी जी को कहे। अब अपने पार्टी के नेताओं को ही जब ये संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, चलिए हम तो विपक्ष में हैं, हम इनके खिलाफ, इनके प्रतिद्वंदी हैं, हमें कह देंगे कि हम अगड़ों पिछड़ों की मानसिकता से हैं, हम अगड़े हैं, इसलिए हम ऐसी बात कर रहे हैं। आपके पार्टी में जो पिछड़े हैं वो भी अब इस पे सवाल उठा रहे हैं, और आप उनको समझाने के बता, आप उनको एक प्रमाण देने के जगह आप स्पष्ट कह रहे हैं कि नहीं, जो विरोध कर रहे हैं, जिनको ये पच नहीं रहा है, वो जाके मोदी जी को कहें।
तो आप जब अपने नेताओं को नहीं संतुष्ट कर पा रहे हैं तो बिहार की जनता को आप क्या संतुष्ट करेंगे? इसमें एक सवाल आता है उपेंद्र कुशवाहा से जुड़ा हुआ मामले में। उपेंद्र कुशवाहा द्वारा यह कहा गया था कि हमारा नहीं हुआ है, तो इस कारण से यहाँ पर बच सकते हैं कि वह भी पहला गलती उपेंद्र कुशवाहा ने भी की कि उनकी गणना हो चुकी थी, वह कह रहे थे कि नहीं। ऐसे तो कई लोग कहने लगेंगे और वह बड़े नेता थे, इसका पॉलिटिकल लाभ भी उपेंद्र कुशवाहा लेना चाहते हों, तो जब वह पॉलिटिकल लाइव लेना चाहेंगे तो सामने से जवाब देना जरूरी बनता है। तो इस पर हमको जरा देखिए, जैसा आप उपेंद्र कुशवाहा की भी तो गलती नहीं, देखिए आप हम कैसे गलती मान लें? पहले सबसे बड़ी बात है कि ये प्रमाण कैसे होगा। उपेंद्र कुशवाहा क्या, मैं कह रहा हूं कि नहीं हुआ है। मैं परसों से ये कह रहा हूं कि जातीय जनगणना अगर ये करवा रही, जनगणना नहीं, जो गणना करवा रहे हैं, हमारे घर पे कोई नहीं आया है। जब पटना में जब इतने इंपॉर्टेंट सेंटर्स पे नहीं आया तो गांव में क्या होगा? मेरे पास कल कई जातियों का, सिर्फ आप अगड़ों का नहीं, पिछड़ी जातियों से भी कई लोगों ने हमें कॉल किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने कॉल किया कि हमारे घर पे कोई नहीं आया है। कल विजय चौधरी जी कह रहे थे कि जिनको परेशानी है उसका प्रमाण है। ये सबसे बड़ा प्रमाण है। मैं एक दो नहीं, मैं कई हजार लोगों को यहाँ खड़ा कर दूंगा जिनका गणना हुआ ही नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। और जब आप ये कह रहे हैं कि इसका उपेंद्र कुशवाहा जी का, आप कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी झूठ बोल रहे हैं, ये आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि नीरज जी झूठ बोल रहे हैं? नीरज जी के पास, नीरज जी भी अपनी, आप कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी इसमें लाभ लेने के लिए कह रहे हैं, नीरज जी इसमें लाभ लेने के लिए नहीं कह रहे हैं। नीरज जी तो पूरी इसमें मतलब कि घपला ही एक तरह से कह सकते हैं कि कर दिए कि ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, क्रिमिनल केस होना चाहिए इनके ऊपर। हलफनामा देके आप अपनी बयान से मुकर रहे हैं और आपके घर में बैठ के साजिश रची जा रही है। जदयू के बड़े नेताओं के जातीय जनगणना पूरा जदयू के लोग या कार्यकर्ता या सरकार में बैठे लोग कर रहे थे, आपके कहने? बिल्कुल बिल्कुल। ये जिस प्रकार से कल तेजस्वी यादव जी का रवैया था, जिस प्रकार से उन्होंने जो प्रतिक्रिया दिया है कल, ये स्पष्ट है कि एक परिवार को खुश करने के लिए, मैं किसी जाति पे नहीं कह रहा हूं, एक परिवार को खुश करने के लिए है। लालू यादव जी खुद जब हटे, भ्रष्टाचार के मामले में जब जेल गए, उन्होंने किसको बनाया? अपनी पत्नी को। उनकी पत्नी के बाद उनका एक ही सपना है राजनीति में सक्रिय होने का कि अपने बेटे को बनाए। यादवों में कोई और नेता की कमी थी क्या? नेता पिछड़ी जाति में क्या नेताओं की कमी थी क्या? ये कह रहे हैं कि हमने इतना कर दिया पिछड़ी जातियों के लिए। 33 साल का, ये पहले ये डेटा देना कि 33 साल में इनके राज में क्या हुआ, पिछड़ों का कितना भला हुआ। अच्छा, तो अब इसमें सजा का क्या प्रावधान है? जैसे कोई सरकार की ओर से आकर उनके प्रवक्ता मंत्री डाटा जब देंगे तो इसमें सजा की भी कोई प्रावधान है या क्या? बिल्कुल, इनके ऊपर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होना चाहिए। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस होगा। ये एक बहुत सीरियस ऑफेंस है, ये क्रिमिनल केस होगा, ये कोई नॉर्मल केस नहीं होगा। इनके ऊपर एक क्रिमिनल केस दायर करना चाहिए। मैं तो केंद्र सरकार से मांग करूंगा कि इसमें सीबीआई को दे, सीबीआई को ये मामला दे, क्योंकि ये बिहार पुलिस निष्पक्ष जांच करेगी नहीं, क्योंकि बिहार सरकार ने निष्पक्ष तरह से गणना तो करवाया नहीं। और उसके बेसिस पे ये पूरे एक परिवार को खुश करने के लिए कि बहुत क्लियर है। तो इसमें कोई साल 2 साल सजा उजा क्या? साल 2 साल क्या, इसमें तो 7 साल का सजा हो सका है इनको। तो सदस्यता भी जा सकती, सदस्यता बिल्कुल जाएगी इनकी। ये बहुत स्पष्ट है। और देखिए, जब बात ये करते हैं, इसमें जो डेटा इन्होंने निकाला है, मैं तो कहता हूं कि आप उठा के देख लीजिए डेटा। नीतीश कुमार जी का जो जाति का, ऐसे जाति के ऊपर देखिए, हम लोग, हमारी पार्टी और हमारे नेता जाति में विश्वास करते नहीं हैं और जातियों में बांटना नहीं चाहते हैं बिहार को। मगर नीतीश कुमार जी का अगर आप उठा के डेटा देखिएगा तो उनकी जाति का 2.8, मैं जिस जाति से आता हूं उस जाति का 2.7, तो जब 2.86, मतलब बहुत थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो जब इतना ही डिफरेंस है तो आपका तो हो गया। और इनका नारा क्या है? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो उस हिसाब से तो हमारी हिस्सेदारी भी है। इन्हीं की पार्टी में नीरज जी हैं, नीरज जी को ही मुख्यमंत्री बना दीजिए, ललन सिंह को मुख्यमंत्री बना दीजिए। चलिए, ललन सिंह से नहीं पट रहा है अभी, नीरज जी को बना दीजिए मुख्यमंत्री। बड़े ज्ञानी प्रवक्ता हैं, जिह्वा पे कहते हैं मेरे सरस्वती का वास है, टेबल पॉलिटिक्स बहुत अच्छा करते हैं, सारा डेटा उनके घर में ही बन जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दीजिए। अब इसी डेटा के अनुसार से और इसी बात के अनुसार से, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। स्वर्गीय जॉर्ज साहब आपके क्षेत्र से एमपी थे, इस हिसाब से तो कोई ईसाई को बिहार में एमपी नहीं होना चाहिए। पसमंदा मुसलमानों के ये इतना हिमायती बनते हैं कि हमने पसमंदाओं के लिए ये कर दिया, वो कर दिया। 12% से ऊपर पसमंदा मुसलमान हैं। कितने पसमंदा मुसलमान आज राजद के कोटा से मंत्री हैं, जदयू के कोटा से मंत्री हैं? 12%। तब तो उस हिसाब से यादव के बाद सबसे ज्यादा हुए, तो उप मुख्यमंत्री या उसमें बाइफरकेट कर दिया गया। अब जब उठा के आप देखिएगा, भुइयां मुसहर को बाइफरकेट कर दिया गया, धानुक कुर्मी कोयरी को बाइफरकेट करके जिस हिसाब से किया गया, इनके पार्टी के लोग खुश नहीं है। तो इसमें जिनकी हिस्सेदारी उसको दीजिए ना आप क्यों आकंठ बैठे हुए हैं वहां पे? और अगर इसी चीज को अगर हम लेकर चलेंगे कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, अगर हम इसी चीज को लेकर अगर आगे चलते हैं तो फिर हम बाकी चीजों में भी इन चीजों को अगर हम
अप्लाई करेंगे तो अगर मेरी जात का परसेंटेज है मान लीजिए 2%, आपकी जात का है 4%, तो हमको टैक्स भी उतना ही भरना चाहिए, क्योंकि हमारा तो भाई उतना ही जनसंख्या है। फिर टैक्स में फिर अलग अलग ये इनकम स्लैब्स क्यों, इसमें भी आप हटाए कर दीजिए, जिसकी जितनी जनसंख्या है उतना टैक्स देगा उसको, क्योंकि उतना लाभ मिलेगा सरकार से, तो फिर दूसरे जात के लोग फिर क्यों टैक्स क्यों भरे? ऐसे थोड़ा ही होता है। आप अब अगर इसी फॉर्मूला का आप उठा के देखिएगा, साउथ इंडिया का नॉर्थ इंडिया से पॉपुलेशन का रेशियो देखिएगा, साउथ में कम है, तो साउथ में सीट कम करवा देंगे ये। अब तो साउथ के इनके जो साथी हैं अभी ये भी कह रहे हैं कि हमारा सरकार बनेगा, जब केंद्र में हमारी सरकार बनेगी तो पूरे भारत में हम करवाएंगे। कांग्रेस के और इंडिया के इतने शासित है ना प्रदेश, झारखंड में तो इतने दिन से मांग उठ रही थी, क्या नहीं झारखंड में करवा दिए थे। और ये तो इनके जो पार्टनर्स हैं, साउथ इंडियन पार्टनर्स, इनके साउथ की पार्टियां जो इंडिया गठबंधन में बैठी हुई है, उसको सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं उनकी हिस्सेदारी ये कम कर देंगे। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल बेतुका बात है इनका, सिर पैर का। सबसे पहली बात कि ये जनगणना है नहीं, ये एक गणना है। इस पर कई सवाल हैं। तो जैसे अगर ये सर्वे ही हो गया तो अब इसके बाद क्या सरकार इसके हिसाब से कुछ चीज़ें कोटा में निर्धारण कर सकती है, कुछ बदलाव कर सकती है या नहीं? नहीं कर सकती है, क्योंकि ये जनगणना है ही नहीं। ये तो एक सर्वे है, और सर्वे भी इनकम्प्लीट सर्वे है। एक परिवार के लिए सर्वे किया गया है, उस जाति के भलाई के लिए भी नहीं किया गया है। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, कोई भी आप बता दीजिए, कोई भी एक जाति हो जो खुश हो इस चीज से। आप समाज को आप कहते हैं कि हम जेपी लोहिया के हम अनुयायी हैं। जेपी लोहिया समाज में समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहते थे, इक्वालिटी लाना चाहते थे। आप इक्वालिटी कहाँ लाएंगे? इससे तो आप अपने ही में लड़ाई लगवा रहे हैं सबको। लालू यादव, नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि हम समाज को मतलब एकदम समरस बना देंगे, हम जो सबसे पीछे है उसका उत्थान करके बराबरी में लाएंगे, सामंती ताकतों को हराएंगे, उनको थोड़ा नीचे करेंगे। देखिए, बहुत आपको एक हम लोग के गांव में एगो बाबा थे, आपको एक छोटा सा कहानी उदाहरण से हम समझा देते हैं कि हमारे गांव में एक बाबा थे। बाबा बहुत बढ़िया, एक तो हम लोग को कहते थे कि एक हमारे चचा थे, उनका बाल पकने लगा था, तो गए बाबा के पास, कहे कि हमारे जी बाल पकी थे, ये कर का उपाय है? तो कह लगे, जा पहले तू गिन के आवा कितना काला हवा, कितना उजला हवा, कितना भूरा हवा। गिनते गिनते उनका बाल गया उड़, गिनते गिनते उनका बाल उड़ गया। तो बाबा के पास गए, तो बाबा बोले कि अरे यही तो हल हलो, सब उड़ गए, कुछ चिंते ना होतो। आप यहाँ स्पष्ट दिख रहा है, 33 साल से आपकी सरकार टोपी पहना रहे थे, आज भी वही हो रहा है। ये गणना करने से क्या होगा? अगर आप चाहते, 33 साल आपकी सरकार थी, मैं वही कह रहा हूँ ना, अति पिछड़ा का ये डेटा करें, जो ये इकोनॉमिक सर्वे अभी लेके बैठे हुए हैं कि उनका इकोनॉमिक क्या है, हम 1.5 महीने बाद लाएंगे, चुनाव और सटेगा तब लाएंगे, क्योंकि उसमें भी फर्ज करेंगे, उसमें भी दिखाएंगे। तो आपको दिखाना चाहिए ना कि आपके 33 साल के राज में अति पिछड़ा, ओबीसी, इसके लिए क्या क्या हुआ, क्या आपने उनके भलाई के लिए किया। जीतन राम मांझी जी जब बने, उनको तो आपको झेला नहीं गया 1 महीना, 1 साल से ज्यादा आप उनको झेल नहीं पाए, उनको अपमानित करके आप एक दलित को वहां से हटा दिए। आपको उनसे इतनी परेशानी थी, किसी और अति पिछड़ा को देते? नेताओं की कमी थी क्या? पसमंदा मुसलमान के आप इतना करते, हमने पसमंदा मुसलमानों को हक दिया, क्या हक दिया? कमी देखिए, कहीं ना कहीं इससे कोई फायदा होने वाला है नहीं। ये सिंपल, और इसके ऊपर कोई नीति निर्धारित नहीं की जा सकती है। जनगणना होती है, उसके ऊपर नीति निर्धारित की। ये सर्वे अपने आप में फॉल्स है, ये करेंगे इसके ऊपर चैलेंज हो जाएगा, और चैलेंज हो जाएगा तो कहेंगे कि देखिए। अच्छा, मान लीजिए इसका चैलेंज, जैसे कोर्ट में आप लोग वकील हैं, कानून के जानकार हैं, तो अब इसको कोर्ट में ले जाएंगे, जैसे कई लोग इसका बातें कह रहे हैं, तो कितने लोग इस पर आपत्ति करेंगे तो ये मतलब रुकेगा या इस आंकड़ा? देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर इसके ऊपर कोई भी अगर नीति आज निर्धारित होने लगेगा तो लोग उसको चैलेंज करेंगे। चैलेंज करने पे सिंपल सी चीज है, कोई भी चैलेंज, कोई भी व्यक्ति जाके, इसमें कितने लोग की इसमें जनसंख्या की जरूरत नहीं है, कोई भी व्यक्ति जाके इसको चैलेंज करेगा तो इस पर स्पष्ट, क्योंकि जब कोर्ट में भी मामला चल रहा है, 6 तारीख को उसमें होने वाली थी, बहस होने वाली है, कल बहस होने वाली है, उसके पहले ये तुरंत निकालना आनंद फानंद में, देखिए सबसे बड़ा तो इनका कहीं दाल में काला जो कहते हैं ना, यहीं से नजर आता है। और कोर्ट में इन्होंने स्पष्ट कहा था कि ये हम सर्वे कर रहे हैं, और सर्वे के आधार पर कोई नीति निर्धारित नहीं की जा सकती है, तो वहीं फंस जाएंगे ये। और इसको किसी जनसंख्या को नहीं कि 100 लोग जाके चैलेंज करेंगे, कोई एक व्यक्ति भी, हमारे संविधान में एक ये बहुत बड़ा ये हक है, ये समानता दी कि कोई भी व्यक्ति अगर सरकार का कोई नीति गलत होता है तो उसको चैलेंज कर सकता है। इनको उस चीज़ का पावर ही नहीं है, तो ये कैसे उस चीज़ पे करेंगे? और जनगणना करके पीठ ठोक रहे हैं। नीरज जी, आप कल का कह रहे हैं, नीरज जी 3 दिन पहले से एकदम कह रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जो करते हैं वही कहते हैं, वही करते हैं। आपके मुख्यमंत्री वही कहते हैं और वही करते हैं जो किसी को नहीं पता है कि इसका लॉ बन सकता है। सिपाही बहाली में क्या हुआ? पेपर पहले लीक हो गया। ये इसीलिए किया गया है कि ये भी इसकी भी आशंका है, जैसे पेपर बहाली सिपाही में रद्द हो गया, बिल्कुल, तो ये भी रद्द हो सकता है क्या? ये बिल्कुल, देखिए बिहार सरकार कोई भी प्रक्रिया होती है, बिहार सरकार यही करती है
उनको क्योंकि कुछ लागू तो करना नहीं है बिहार सरकार को। बिहार सरकार लागू करने से पहले इसीलिए डेटा लीक करवाती है। अभी भी डेटा लीक हुआ है, सिपाही का बहाली कहाँ होगा? इस तरह से जितना बहाली होता है, सीटेट का हो या बीपीएससी का हो, हर बार तो यही होता है। कहते हैं तुरंत 2 महीना पहले कहेंगे कि हम इतना लाख नौकरी ला रहे हैं, हम इतना ये कर रहे हैं, और आते आते वो कोर्ट में चैलेंज हो जाता है। और उसके बाद कहेंगे देखिए हम तो चाहते ही थे, कोर्ट में चला गया मामला, विपक्ष ने चैलेंज कर दिया, केंद्र सरकार की मंशा ठीक नहीं थी। आपको तो पहले से पता होता है कि ये होने वाला है नहीं, इसलिए आप ये लेके आते हैं सगुफा। तो इसको जैसे आप अगर कोर्ट में ले जाएंगे तो क्या बातें वहाँ रखनी होगी कि ये फर्जी साबित हो सकता है या कुछ? क्योंकि नीतीश जी तो इस पर फर्जी साबित करने का बात बिल्कुल अलग है जी। इसका मतलब तो गलत ये नहीं, फर्जी गलत तो बिल्कुल हम कह रहे हैं। जनगणना हुई ही नहीं है क्योंकि इन्होंने अपने हलफनामा में ये दोनों कोर्ट में कहा है, इन्होंने खुद स्पष्ट किया है कि हम जनगणना नहीं करवा रहे हैं। 2 बड़ा मुद्दा देखिए जो इन्होंने अपने हलफनामा में कहा है, जहां ये आज इनकी गलती पकड़ी तो गई है। लालू यादव कैसे बोल रहे हैं कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी? नीतीश जी भी उसी बात पे रिपीट कर रहे हैं, ये कैसे कह रहे हैं? ये जनसंख्या नीति निर्धारण करने वाले हैं। जनसंख्या भारी और ये सब कोई मुद्दा ही नहीं है। चुनावी मुद्दा एक ही सगुफा है। लालू जी के बाद राबड़ी जी के बाद तेजस्वी जी। स्पष्ट मुद्दा यही है, परिवार, सीधा परिवार नहीं, एक ही व्यक्ति एक ही परिवार। नीतीश जी भी साइडलाइन हो जाएंगे। आज उनके समाज के लोग खुश हैं क्या? आप जिस गृह जिला से उनके आते हैं वहां से भी लोग मुझे बता रहे हैं कि उनको परेशानी है। इनके पार्टी के लोग कह रहे हैं, समाज भी सीधे कहे तो ना खुश है। सारे लोग खुश, वो खुश नहीं है। सवर्ण पे ये लोग बार बार कहेंगे। मैं कह रहा हूँ सवर्ण से ज्यादा तो अति पिछड़ा दुखी है कि आज जो मेरी हिस्सेदारी सही में आज बात जो उभर के आती, आपने उसको भी खत्म कर दिया, उसको भी छुपा दिया आपने। तो इनसे कहाँ कोई खुश है? ये स्पष्ट है कि एक परिवार को खुश करने के लिए किया गया है, एक व्यक्ति को सत्ता में वापस बनाए रखने के लिए किया गया है। इनका तो अपना कोई देखिए है नहीं ठौर ठिकाना। नीरज जी का आप कह रहे हैं ना, नीरज जी के खिलाफ तो हम 4 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। बार नीरज जी से का लड़ाई है? नीरज जी से चुनाव बला के कुछ और। नीरज जी से एकदम वही लड़ाई है। इन्होंने इतने साल से ये स्नातक के मसीहा बने हुए हैं, स्नातकों के लिए उन्होंने क्या किया? इनके पार्टी में देखिए, मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ, इनकी पार्टी में सेलेक्टिव डिमेंशिया इन लोग को होता है। बात कुछ कहेंगे, करेंगे कुछ। चुनाव आएगा, तरह तरह का बड़ा बड़ा शगुफा देंगे, बड़ा बड़ा शगुफा छोड़ेंगे कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, स्नातकों के लिए ये करेंगे। मुख्यमंत्री जी भी वही हैं, तो जो गुरु हैं चेला भी तो वही करेंगे ना। नीरज जी भी बयान नीतीश जी भी क्या होता है, बयान देने के साथ कहते हैं कि अरे ये तो हम कहबे नहीं किए थे, ये तो हम बोलबे नहीं किए थे, हम तो ये मीने नहीं किए थे। नीरज जी का भी वही है, कहते कुछ है, कथनी और करनी। इनका कहना है कि हम जो कहते हैं करते हैं, मगर मैं कहता हूँ इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। विकास के लिए, जिनके विकास के लिए बात कर रहे हैं, 33 साल में सबसे बड़ा बात है उनका कितना विकास हुआ, इसका डेटा दे। चलिए, तो ये बात कर रहे थे हम एडवोकेट ऋतुराज कुमार जी से, जो कई मुद्दों और कई बातों पर जातीय सर्वे को लेकर कई बातें बताई है, और नीरज कुमार के बयान को लेकर पूरा कह सकते हैं कि कई पार्टियों ने उनके बयान को कोट करते हुए इस पर कह सकते हैं कि अब उनको जवाबदेही, वो क्या जवाब देंगे और क्या कुछ उन तमाम बातों को सुनाएंगे। और भी कुछ कहेंगे ऋतुराज जी? यही कहेंगे जो मैं शुरू में कह रहा था कि भाई जिसकी जितनी संख्या, जेल भेजवा ही दीजिएगा नीरज जी को। कहा जेल हम लोग क्या भेजवाएंगे? जेल तो वो भेजवाते हैं ना हम लोग को। बेमतलब का केस करवाने का तो उनके ऊपर है। आप पे भी करवाएं? हम पे भी हुआ ही है चुनाव में, मेरे पिताजी पे होबे किया है, वो भी उसके बाद पता चल गया कितना फर्जी था कितना सही था। मेरे ऊपर भी हुआ, उसके क्या हुआ? कुछ नहीं होगा। मगर देखिए सरकार उनकी है तो तरह तरह का हथकंडा अपनाएं। जेल तो अब जाने की बारी इन लोगों की आ रही है, इसीलिए बकाहट है। और मैं तो कहूँगा कि जेल से बचना है तो हिस्सेदारी में तो उनका भी है। नीरज जी को अब मुख्यमंत्री बन जाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। नीतीश जी संभाल नहीं पा रहे हैं, ललन जी का से चल नहीं रहा है, तो जो हमारे समाज की हिस्सेदारी है उसमें नीरज जी ही अब बचते हैं। नीरज जी मुख्यमंत्री बने, जीवा पे सरस्वती रहती ही हैं। जब बोलना है तब सरस्वती रहती हैं, और जब काम करने का वक्त आता है तो सरस्वती लक्ष्मी सब गायब हो जाती हैं। चलिए, तो ये तमाम बातें थी। ऋतुराज कुमार जी से हम बात कर रहे थे। स्नातक प्रत्याशी भी रह चुके हैं 2020 में, और नीरज कुमार के खिलाफ चुनाव भी लड़े थे मगर हार गए थे। आज कह सकते हैं कि ये कई जो चल रही थी वही तमाम बातें हम पूछ रहे थे अभी। और जातीय जनगणना को लेकर भी कई बातें कहें कि अगर कोर्ट में अगर यह जाएंगे तो इसको फिर इसको जैसे सिपाही बहाली रद्द हुआ वैसे ये भी रद्द हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो आप झकास भारत पर बने रहिए। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।